अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे। 10-12 मिनट का एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि टॉपिक इंटरप्रिटेशन एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ के आपने इसको कैसे देखना है और कैसे अपने आप को ये यकीन दिलाना है कि आप इनफ तैयारी कर चुके हैं, आपको ऐसे का स्ट्रक्चर पता है, आप ऐसे को इंटरप्रेट करना जानते हैं, आपको ऐसे का स्ट्रक्चर पता है, कोहेरेंस कैसे मेंटेन करनी है, रेलेवेंस को कैसे इंश्योर करना है, आपको सब चीज़ों का आइडिया है। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है या एक्सपोजिटरी ऐसे है, उसको कैसे डील करना है, या फिर 15-20 कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ थीम्स हैं मेजर, उनके ऊपर आपने अपने आप को अच्छा खासा एजुकेट कर लिया है। स्टैटिस्टिक्स भी हैं, फैक्ट्स भी है, डाटा भी है, आर्ग्यूमेंटेशन भी स्ट्रॉन्ग है उन चीज़ों को लेकर। ये ऐसे की तैयारी होती है। जब आप ये सारी चीज़ें कर लें, आपका राइटिंग एक्सप्रेशन भी ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको मेरा ख्याल है ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि जो टॉपिक आपने घर बैठ के एज इट इज़ तैयार किया था एक पर्टिकुलर डोमेन को लेकर, एग्ज़ामिनर आपसे वही पूछने जा रहा है। ये ऐसे का एग्ज़ाम है, इसमें आपने पैनिक नहीं करना, चीज़ें वही होती हैं, सिर्फ उनको इंटरप्रेट करना, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसको मैंने इंटरप्रिटेशन ही का नाम दे दिया इस क्लास को। एक टॉपिक आया था पॉपुलेशन ग्रोथ वर्सेस रिसोर्स एलोकेशन, ए पॉलिसी डायलेमा फॉर पाकिस्तान। ये वाला जो टॉपिक है, ये PMS मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम में जो सर ने सबसे लास्ट में ये टॉपिक आई गेस पूछा था। अच्छा, एक तो मैंने पहले भी कई बार शायद ये बात बताई है कि जब वो कॉलन के दोनों साइड पे आपको स्टेटमेंट दी जाता है, एक स्टेटमेंट कॉलन की लेफ़्ट साइड पे, एक राइट साइड पे, तो उसको कैसे डील करना है। उसमें आपने वर्ड काउंट को कितनी वेटेज देनी है, लेफ़्ट साइड वाले को कितनी वेटेज देनी है और राइट वाले को आपने कितनी वेटेज देनी है, और ये इसको इंटरप्रेट करना कैसे है, इसको आपने लेकर कैसे चलना है। वो आपसे कह रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ और रिसोर्स एलोकेशन पे आपने बात करनी है, तो 5% ऑफ द वर्ड काउंट ऑफ योर एसे, ठीक है, वो आपने इस वाले हिस्से के ऊपर बात करनी है। बाकी 95% आपने ये बताना है कि पॉलिसी डायलेमा ये कैसे है पाकिस्तान के लिए। देखें, अब आपने पॉलिसी डायलेमा फॉर पाकिस्तान ये कैसे है, आपने इसको पॉपुलेशन और रिसोर्स एलोकेशन के पर्सपेक्टिव में बात करनी है। पॉलिसीज़ तो बहुत सारी हैं, आपके फॉरेन रिलेशंस में भी तो पॉलिसीज़ बनती हैं, ठीक है, इकोनॉमी में भी पॉलिसीज़ बनती हैं, बाकी जगहों पे भी पॉलिसीज़ बनती है, लेकिन उसने यहाँ पे किस पॉलिसी की बात की, उसने कहा कि अपने पॉपुलेशन ग्रोथ और रिसोर्स एलोकेशन के दरमियान जो एक लिंक क्रिएट हो चुका है, आप बताएं कि वो पाकिस्तान के लिए कैसे पॉलिसी डायलेमा बन चुका है। ये आपका टॉपिक था जो वो आपसे पूछना चाह रहा था। ये तो मैंने आपको बताया कि कॉलन के लेफ़्ट और राइट साइड वाले को आपने किस तरह लेकर चलना है। पॉलिसी डायलेमा पे बात करनी है और किस चीज़ को फोकस करके करनी है, पॉपुलेशन ग्रोथ और रिसोर्स एलोकेशन को करनी है आपने फोकस करके। अब स्टूडेंट वहाँ पे पैनिक किस लिए कर गया था कि उसने बिना बताए, बिना इंटीमेट किए, इन्फॉर्म किए 1500-1600 वर्ड काउंट का ऐसे आपसे कहा कि आप लिखें वहाँ बैठ के, ठीक है। अब ये वाला जो ऐसे है, इस ऐसे में इसकी रिक्वायरमेंट 2 चीज़ें हैं। इस ऐसे में इसकी इंटरप्रिटेशन आपने कैसे करनी है, जब मैं अब आपको बताऊँगी तो आप कहोगे तो ये तो इसमें तो हम तैयार किया हुआ था जो हमारा ऐसे, वही चीज़ वो दोबारा पूछ रहा है। इसमें वो आपसे कह रहा है, सबसे पहले वो आपको कह रहा है कि आप एक रैपिड जो ग्रोथ हो रही है पाकिस्तान में पॉपुलेशन की, और जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, पॉपुलेशन का जो अनचेक्ड ग्रोथ हो रहा है और हमारा जो लिमिटेड रिसोर्स है, उसके दरमियान वो कह रहा है आपको कि एक लिंक क्रिएट कर दें, ठीक है। और हमें पता है कि जब पॉपुलेशन की बात आती है या अनचेक्ड ग्रोथ की बात आती है, तो सबसे पहले जो चीज़ हमारी प्रेशराइज़ होती है, जो कंप्रोमाइज़ होती है, वो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो एक तो वो आपको कह रहा है, एक उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपने उसकी 2 रिक्वायरमेंट थी इस टॉपिक को लेकर, लिंक क्रिएट कर दें, और दूसरी वो आपसे ये पूछ रहा था हाउ इज़ इट ए पॉलिसी डायलेमा। अब ये पाकिस्तान के लिए एक पॉलिसी डायलेमा कैसे है, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये पाकिस्तान के लिए या पॉलिसी मेकिंग के लिए ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक कर दी हैं, मुश्किल कर दी हैं, ठीक है। दूसरा उसका ये था कि वाई गवर्नमेंट फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू बैलेंस बिटवीन ग्रोइंग नीड्स ऑफ द पीपल एंड द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपने बतानी थी। क्यों गवर्नमेंट को मुश्किल लग रहा है? गवर्नमेंट को इसलिए मुश्किल लग रहा है कि जब उसने आपकी सोशल नीड्स को पूरा करना है, एजुकेशन को, हेल्थ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, फिर बाकी सारी चीज़ें हैं, जब आबादी बढ़ती जाएगी और उधर से स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होता जाएगा, तो ये गवर्नमेंट के लिए एक पॉलिसी डायलेमा ही बन जाएगा। अब अगर आप थोड़ा सा इसको देखें तो ये आपने एग्ज़ाम में जाने से पहले, जहाँ तक मैं अपने स्टूडेंट्स को जानती हूँ, बहुत से बच्चों ने एक टॉपिक प्रैक्टिस किया था, वो था अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ
ये टॉपिक उन्होंने किया था कि अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ कॉलन के एक साइड पे, और साथ ही उन्होंने इसको दो तरह से डिस्कस कर दिया था कि इसकी जो चैलेंजेस हमें जो आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या हैं और इसका फिर वे फॉरवर्ड क्या है। ये बहुत से बच्चे प्रैक्टिस करके गए थे। अगर देखा जाए तो वो पॉलिसी डायलेमा फॉर पाकिस्तान में वही बात आपसे पूछ रहा है कि कैसे वही जो द चैलेंजेस ऑफ अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ बिकम ए पॉलिसी डायलेमा फॉर पाकिस्तान इन मोर देन वन वेज। ये वो आपसे दूसरी चीज़ पूछना चाह रहा था, ठीक है। ये दो चीज़ें थी इस टॉपिक में, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। उसने सिर्फ स्टेटमेंट को रीफ्रेस कर दिया और उसी रीफ्रेस की हुई स्टेटमेंट को आपने समझा ये कॉम्प्लिकेटेड है और हम इसको हल नहीं कर पाएंगे। एनी हो, अभी आपके फ़र्दर एग्ज़ाम्स आने हैं। पीपीएससी ने जैसे 100 मार्क्स का ऐसे लाजमी कर दिया है, तो ये इसलिए है कि आपको थोड़ा हेल्प हो जाए। तो पेपर में ये वाली मेंटालिटी लेकर नहीं जाना कि जो मैं तैयार करके आया हूँ मुझे वैसा ही टॉपिक आएगा तो मेरा कॉन्फिडेंस ठीक रहेगा, शेक नहीं करेगा, अदरवाइज़ मैं गया नहीं। अपने ऊपर ट्रस्ट रखें और हौसला रखें। आपने अच्छी खासी घर में प्रैक्टिस की हुई है, चेक करवाए हुए हैं, आपको स्ट्रक्चर का पता है, आपको लिखना आता है, आपको सब कुछ पता है, और आपने सिर्फ उसके टॉपिक के हिसाब से अपनी जिस हिसाब से उसने पूछा है आपने उस हिसाब से चीज़ों को उसी हिसाब से आपने चीज़ों को अलाइन करके उसे बताना है। अब इसकी मैंने एक आउटलाइन बनाई है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इंट्रोडक्शन में ये बता दिया है कि ये ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक एसिड भी है, और फिर ये अगर अनलिमिटेड हो जाए तो ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज को स्ट्रेन भी करता है, उनके ऊपर प्रेशर भी डालता है, ठीक है। फिर और इससे क्या होता है, इस प्रेशर के नतीजे में एक चीज़ होती है, वो क्या होती है, मेकिंग बैलेंस्ड रिसोर्स एलोकेशन आर डाउंटिंग पॉलिसी डायलेमा फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा डायलेमा बन गया। नंबर 2 पे मैंने फिर वही वाली जो मैंने अभी आपको बात बताई, नंबर 2 पे मैंने इन दोनों के दरमियान एक लिंक इस्टेब्लिश कर दिया कि रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन स्ट्रेन्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्रिएटिंग एन अनअवॉइडेबल लिंक बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। कि ये चूँकि आबादी बढ़ रही है, कैसे भी हमें पता है ना कि 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं हम अभी इस टाइम दुनिया पे, ठीक है। और जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो तो हमारा उधर का उधर ही है, ठीक है। जो इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनमें तो इम्प्रूवमेंट नहीं आई, लेकिन आबादी जो है उसको केटर करना, उसकी नीड्स को केटर करना, एजुकेशन को, हेल्थ को, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, और फिर कुछ ऐसी बलाएँ हैं जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्लाइमेट चेंज जैसी, ठीक है, उनके साथ इस सारे सिचुएशन में अपने आप को या अपने मुल्क को ठीक रखना, तो ये प्रॉब्लम तो बन गया ना, पॉलिसी डायलेमा तो बन गया उनके लिए। तो ये आपने पहले लिंक क्रिएट कर दिया। उसके बाद मैंने उसकी जो मेन स्टेटमेंट थी, ये वाली, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ, ये वाली जो स्टेटमेंट थी, ए पॉलिसी डायलेमा फॉर पाकिस्तान। अब मेरा 90% जो मैंने आगे अपनी बात करनी है उसमें मैंने उसको ये बताना है कि कैसे कैसे ये पॉलिसी डायलेमा बन गया है, कैसे कैसे गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो गया है पॉलिसीज़ बनाना। देखिए ना, पॉलिसी ही बनाती है ना गवर्नमेंट ने। एजुकेशन के लिए क्या बनानी है, एक पॉलिसी बनानी है। हेल्थ के लिए क्या बनाना है, एक पॉलिसी बनानी है। वाटर को लेकर क्या बनाना है, एक पॉलिसी बनानी है। एनर्जी की नीड्स को पूरा करने के लिए क्या बनाना है, एक पॉलिसी बनानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या बनाना है, एक पॉलिसी बनानी है। कोई कैजुअलिटीज़ हो जाएंगी या कोई क्लाइमेटीज़ आ जाएंगी, जैसे क्लाइमेट चेंज है, अभी आजकल फ्लड्स आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या बनानी है, पॉलिसीज़ बनानी है। तो गवर्नमेंट बैठ के क्या, अब बच्चा वहाँ पे इस वर्ड से परेशान हो गया कि पॉलिसी में पता नहीं क्या वो मेरे से पूछ रहा है, क्या ऐसी अनहोनी बात पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर पॉलिसी की गवर्नमेंट बैठ के पार्लियामेंट में और अपने हाउसेस में करती है, जो हमें पता ही नहीं है स्टूडेंट्स को। इस चीज़ से घबरा कर उसने कहा जी नहीं, ये तो ऐसे मेरे हाथ से गया, मुझे तो पता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट का तो काम ही पॉलिसी बनाना है कि मैंने एजुकेशन के सेक्टर को कैसे बेहतर बनाना है, हेल्थ की नीड्स कैसे पूरी करनी है, अगर वाटर स्कार्सिटी का लेवल मज़ीद बढ़ रहा है तो मैंने उसको कैसे देखना है, क्लाइमेट अगर आ गया है तो मैंने अडेप्टेशन और मिटिगेशन की पॉलिसीज़ कैसे बनानी। देखो ना, पॉलिसीज़ बन रही है ना हर तरह। तो पॉलिसीज़ आसान कब होगा गवर्नमेंट के लिए, या कदरे आप ये कह लो कि कम चैलेंजिंग कब होगा, जब आपके पास रिसोर्सेज और आपकी जो पॉपुलेशन है, आपकी जो पॉपुलेशन है वर्सेस रिसोर्सेज हैं, जब उनमें कोई बैलेंस आपको नज़र आएगा। ठीक है, एक तरफ आपका 241 मिलियन आपकी आबादी है, ठीक है, जिसका ग्रोथ रेट 2.5% है, और दूसरी तरफ हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट 2.7 और 2.6% है। ठीक है, अभी इकोनॉमिक सर्वे
2025 के मुताबिक। तो आप देखो ना, मतलब इतनी पॉपुलेशन को, ये 41 मिलियन को कैटर करने के लिए तो आपको 8% के हिसाब से ग्रो करना है आपकी इकोनॉमी को, तो फिर जाके चीज़ें आपकी ठीक होंगी, फिर जाके आप कहीं बहुत सारे मसाइल जो इस वजह से पैदा हो रहे हैं उनको हल करने के काबिल होंगे। तो ये जो वर्ड पॉलिसी डायलेमा था कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ बनाती है अपनी मैसेज की नीड्स को कैटर करने के लिए, वो कैसे अब डायलेमा बन गया, ये चीज़ थी। तो मैंने जो तीसरी इसकी मेन हेडिंग बनाई, मैंने कहा हाउ के केटरिंग टू द बार्जनिंग पॉपुलेशन हैज़ बिकम ए पॉलिसी डायलेमा फॉर पाकिस्तान। अब देखें, इसमें मैंने नीचे सारे वो फैक्टर्स लिखे हैं जो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने घर पर पॉपुलेशन ग्रोथ का जो आपने ऐसे तैयार किया होगा, अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, उसके जब आपने चैलेंजेस लिखे होंगे, वही मैंने फैक्टर्स आप देखेंगे वन बाय वन करके यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। मैंने सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे क्या लिख दिया कि एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन पॉपुलेशन मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ द मासेस, लोअरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, स्टेटमेंट आप सबने पढ़ी होगी वर्ल्ड बैंक की जो रिसेंट आई है, क्योंकि उन्होंने अपना जो पर डे आपका डॉलर जो था उसको रिवाइज़ किया है कि इतना होना चाहिए एक बंदे के लिए अगर वो उसने सस्टेन करना है। तो अब उसने रिवाइज़ किया तो हमारी आबादी मज़ीद जो है वो बिलो द पावर्टी लाइन आ गई है, 47% आ गई है। ठीक है, इट मीन्स कि पॉलिसी बनाना आसान नहीं होगा। ठीक है, अब इन पोर्स को कैसे बिलो द पावर्टी लाइन से ऊपर लेकर जाना है, तो गवर्नमेंट के लिए तो प्रॉब्लम हो गया, विद दिस ग्रोथ रेट प्रॉब्लम हो गया कि नहीं हो गया, ये उसको आपने वहाँ पे बता कर आनी थी ये बात। ठीक है, फिर मैंने एजुकेशन के बाद मुझे लगा कि हेल्थ का सेक्टर जो है वो भी कंप्रोमाइज़ हो रहा है। तो आप सबको पता है कि हेल्थ का सेक्टर किस तरह हमारा डॉक्टर टू पेशेंट जो रेशो है वो बड़ी अलार्मिंग है। ठीक है, डॉक्टर टू पेशेंट रेशो आपकी बड़ी अलार्मिंग है। फिर आपका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी बहुत डायलेपिडेटेड है, उसको आप देख लो कि कितने लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं और वो रिलाई करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो मैंने उसमें से बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती थी, मैंने केस पॉइंट में लिख दिया कि हम इतना एलोकेट कर रहे हैं जी उसको जीडीपी का, हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो गवर्नमेंट के लिए तो मसला बन गया है वो, तो इसकी डिटेरियोरेशन हो रही है मज़ीद, और मीगर रिसोर्स एलोकेशन के साथ हम चीज़ें कभी भी नहीं ठीक कर पाएंगे। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट मैंने कहा कि अब ये एजुकेशन को भी जो है वो उसके लिए भी ये प्रॉब्लम बहुत सारा बन रहा है। कैसे बन रहा है सबको पता है, आपने एजुकेशन पे ऐसे तैयार किया होगा, आपको पता है वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स और कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और मैं आप अक्सर लिखते हो कि बजटरी एलोकेशन जो हैं वो नहीं है इनफ, इस वजह से आप 26 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को कैटर नहीं कर पा रहे, उनको विद इन द प्रीमिसेस ऑफ स्कूल नहीं लेकर आ पा रहे। ऑल दो देयर आर अदर रीजन, देयर इज़ पावर्टी, देयर इज़ सिक्योरिटी, देयर इज़ रीज़न ऑफ जो है एक्सेस का रीज़न भी आ जाता है। बट जो भी है, फैक्ट यही रहेगी कि साउथ एशिया में और दुनिया में सेकंड नंबर पर अगर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं वो आपके मुल्क में है। इनके लिए पॉलिसी बनाना अब क्या हो जाएगा, एक मसला बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें फिर मैंने फिर आप देखो ना कि रिपोर्ट अक्सर आती रहती हैं कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी कार्बन एमिशंस भी उतनी होंगी। ऑल्दो हम तो लेस दैन 1% हमारा एमिशंस में कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो तो हकीकत अपनी जगह पे रहेगी कि हमारा लेस दैन 1% कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ये जो हमें उसके इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, उसके रिज़ल्ट्स हमें मेरे ख्याल में पता नहीं कितने % भुगतने पड़ रहे हैं, वो तो हम सब के सामने हैं। तो आप देखो कि आप अपनी आवाम की जो बेसिक नीड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की, हाउसिंग की, खाने की, मतलब पावर्टी को लेकर हम बात कर लें, या एजुकेशन की या हेल्थ की, जब हम उन बेसिक नीड्स को भी हमारी गवर्नमेंट अपने मीगर रिसोर्सेज के साथ पूरा नहीं कर रही, और उसमें साथ अगर आपको कुछ क्लैमिटीज़ के साथ पड़ जाए मुकाबला करना, तो फिर आप सोचेंगे आपके जो हालात हैं वो कैसे मज़ीद ख़राब होंगे। ठीक है, तो फिर मैंने लिखा कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स मोर चैलेंजिंग इन द फेस ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज़। तो ये जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको लेकर जब आपने पॉलिसी बनानी है, अब देखना 2025 का फ्लड पंजाब की क्या हालत हुई है। अभी तो 2022 वाले जो फ्लड थे सिंध में, रिपोर्ट्स ये बता रही हैं डॉन की कि वहाँ के स्कूल्स अभी तक जो सिंध में आपके ख़राब हुए थे वो अभी तक अपनी कंडीशन में नहीं आ पाए। सैकड़ों के हिसाब से स्कूल जो है वो अभी तक फंक्शनल नहीं हो पाए। और 2025 में जो सवात से शुरू होने वाला, बोनीर से शुरू होने वो वहाँ पे जो अलग प्रॉब्लम बने, और अभी जो पंजाब में आया, अभी यहाँ से वो साउथ पंजाब और फिर वो सिंध में जाएगा, तो ये वल्नरेबिलिटी तो मज़ीद हमारी बढ़ जाएगी।
ठीक है। उसके बाद अब अगला मैंने पॉइंट क्या लिखा, पॉपुलेशन ग्रोथ हिंडर्स एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। ठीक है, अब हमने एक प्रॉमिस किया, अपने साथ वादा किया कि हम अपना 60% जो एनर्जी की नीड्स हैं, 60% हम एनर्जी की नीड्स को हम कर देंगे, हम ट्रांजिशन की तरफ जाएंगे, हम उसे नॉन रीन्यूएबल पे ले जाएंगे। ठीक है, नॉन रीन्यूएबल पे ले जाएंगे। ठीक है, उस नॉन रीन्यूएबल पे ले जाने के लिए 60% नीड्स को हमें $100 बिलियन पर ईयर चाहिए। ठीक है, तो हमारी जो एडेप्टेशन और मिटिगेशन है, ये सारी की सारी मतलब कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वादे कर लेती हैं वो कि इतने बिलियन देंगे, मिलते नहीं हैं। ठीक है, तो ये भी मज़ीद हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक मसला बन जाएगा। ये फैक्टर भी गवर्नमेंट के लिए, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम बना रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने उसका केस पॉइंट दे दिया कि थर्ड मोस्ट वल्नरेबल क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अब हैं, ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क की रिपोर्ट है। उसने कहा कि पाकिस्तान उन 3 मुल्कों में शामिल है। उसने ये भी बात की कि पाकिस्तान उन 3 मुल्कों में शामिल है जो अब पिछले 10 साल से 10 वल्नरेबल कंट्रीज़ में आ रहे हैं। मतलब हमारी वल्नरेबिलिटी कम ही नहीं हो रही भी। क्यों आपकी वल्नरेबिलिटी कम नहीं हो रही ना, क्योंकि पिछले 10 साल में आपके जो वीगर रिसोर्सेज हैं और आपकी जो रिसोर्सेज और वर्सेस आपका जो पॉपुलेशन का एक चैलेंज है, उसमें आप नहीं कर पा रहे हो अपने मसाइल को हल। इस वजह से आप मुसलसल 10 साल से आपने अपनी हालत को सुधारा ही नहीं, आप सुधार ही नहीं पाए। ठीक है, इसलिए नहीं सुधार पाए कि गवर्नमेंट फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट। ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर कहता है, वैसे अभी थर्ड लार्जेस्ट है, फिर कहता है लिमिटेड रिसोर्सेज कर्टेल द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल, लोअरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की एक रिपोर्ट है जो एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम ये 3 इसके पैरामीटर्स हैं। इन 3 पैरामीटर्स को जांचने के बाद ये एक रिपोर्ट बनाती है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, पाकिस्तान का 168 नंबर पे पाकिस्तान है। मतलब इतनी डिटेरियोरेशन है, इतनी प्रॉब्लम है कि ये तीनों चीज़ें लोगों की जो हैं, ये होता है रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स तब डेवलप होता है, तब क्रिएटिव होता है, तब फंक्शनल और वाइब्रेंट होता है, तब प्रोडक्टिव होता है किसी मुल्क के लिए, जब आपके लोगों की एजुकेशनल नीड्स अच्छे से पूरी हो रही हैं, हेल्थ की नीड्स पूरी हो रही हैं और उनकी पर कैपिटा इनकम में इजाफा हो रहा है। तो ये पाकिस्तान को 168 पे रख रहा है। ठीक है, तो इतनी बढ़ती हुई आबादी के साथ हमारी जो रैंकिंग है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, वो तो इम्प्रूव नहीं हो रही। ठीक है, एक और ये रीज़न है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर दूँ ताकि मज़ीद हम अपने लिए जगह बना सकें लिखने के लिए। अच्छा, इसमें 1-2 पॉइंट ना मेरे से मिस हो गए, वो मैं अभी आपको बताती हूँ, वो अपने साथ साथ इसको नोट कर लीजिएगा, मैं लिख नहीं पाई। अच्छा, अगला पॉइंट है, साथ साथ हम उसको देखते हैं। अगला पॉइंट है जी NFC अवार्ड। NFC अवार्ड जो प्राइमरीली डिस्ट्रीब्यूट करता है ना रिसोर्सेज को, जो सबसे बड़ा उसका एक पैरामीटर आप समझ लो, वो पॉपुलेशन है। ठीक है, कि सूबे की कितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से आप उसको पैसा मिलेंगे। तो वो सूबे भी समझते हैं कि चलो ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी समझती है चलो ठीक है, आबादी बढ़ रही है, बढ़ने दें, इसी के बेस के ऊपर क्या मिलना है, पैसा मिलना है। ठीक है, वो आ जाता है ना, एक सेल्फिश थॉट आ जाता है दिमाग में, इसी की बेस पे पैसा मिल रहा है तो चलो इसको रोकने की क्या ज़रूरत है। ये नहीं पता कि वो उसके बाद में डिज़ास्टर कितने होने हैं आपको। तो जो आपका NFC अवार्ड है, ये प्राइमरीली पॉपुलेशन की बेस पे आपको डिवाइड करा। बाकी पावर्टी और ये सारी चीज़ें ये सेकेंडरी फैक्टर्स हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन में, सॉरी। तो ये मेरे ख्याल में ये भी फर्दर इस चीज़ को मुश्किल बना रहा है पॉलिसी मेकिंग के लिए। ठीक है, फिर आ जाएगी आपका जो अनएम्प्लॉयड एंड स्किल्ड यूथ है, वो कहाँ जा रही है, वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज़ जी उनका शिकार हो रही है, सिक्योरिटी रिस्क बन रहे हैं आपके लिए, आपके मुल्क के लिए। फिर यही जो पॉपुलेशन एक्सिलरेट करती है, तो ये जो सोशो इकनॉमिक जो एक डिवाइड है और ये जेंडर डिवाइड्स हैं, ये बढ़ जाते हैं। सोशो इकनॉमिक और जेंडर डिवाइड बढ़ जाते हैं। ठीक है, कैसे बढ़ जाते हैं, अभी सैलाब का देख लें आप, फ्लड का देख लें। क्लाइमेट ने बुरे तरीके से
आपके मुल्क की उस आबादी के उस हिस्से को इफ़ेक्ट किया है जो ऑलरेडी वो 47% वर्ल्ड बैंक ने कहा हुआ ना बिलो द पावर्टी लाइन है। सबसे ज़्यादा सबसे बुरे तरीके से उसने इसको इम्पेक्ट किया है, ठीक है। और जेंडर जो आपका डिवाइड है वो भी बढ़ जाता है इससे, तो ये और प्रॉब्लम, इसी से मज़ीद और प्रॉब्लम्स निकल आती हैं, ठीक है। फिर रीजनल डिस्पैरिटीज़ होती हैं, जब अनजस्ट होगी डिस्ट्रीब्यूशन तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ आ जाएंगी। और जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जब आपकी कौम इंटीग्रेट ही नहीं होगी, आइडिया ही एक नहीं होगा, आपकी फ़िलासफ़ी और आइडियोलॉजी ही एक नहीं होगी, तो फिर आप देखो आपने मुकाबला कैसे करना है बाहर के दुश्मन का और अंदर के दुश्मन का। बलूचिस्तान के बारे में रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि इन टर्म्स ऑफ पावर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिटेंसी जो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे सफ़र कर रहा है वो आपका बलूचिस्तान कर रहा है। अभी हाल ही में डॉन ने एक रिपोर्ट दी थी कि जो पाकिस्तान के 37 लीस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट निकाले गए हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक, लीस्ट डेवलप्ड, जहां सबसे कम तरक्की हो रही है, उनमें एक भी प्रोविंस जो है वो पंजाब से नहीं है, सिर्फ 2 एरिया से हैं, एक बलूचिस्तान से है और एक KPK से है, और पंजाब और सिंध में से नहीं है, ठीक है। और जो मोस्ट डेवलप्ड की लिस्ट निकाली गई है, मोस्ट डेवलप की निकाली गई है, उसमें जो मैक्सिमम है वो पंजाब से बिलोंग करते हैं, फिर 4 शायद सिंध के हैं और 2 मेरे ख्याल में KPK के हैं, या फिर 2 ही जो हैं वो बलूचिस्तान के। कुछ इस तरह, मतलब बताने का मकसद ये है कि जो डिस्पैरिटीज़ हैं और मार्जिनलाइजेशन है आपके पुअर तबके की, वो मज़ीद, और रीजनल जो डिस्पैरिटीज़ हैं वो मज़ीद आपकी बढ़ रही हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें एक तो जो आपकी वाटर स्कार्सिटी का जो प्रॉब्लम है हमने उसको डिस्कस नहीं किया, कि उसमें भी आपका देखें कि 1990 में हमारा जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी थी वो 5000 हुआ करती थी। 1980 में ऑलमोस्ट 5000 हुआ करती थी, ठीक है, पर कैपिटा क्यूसिक मीटर पर कैपिटा हुआ करती थी, ठीक है। अब ये श्रिंक होकर 850 पे आ गई है पर कैपिटा, ठीक है। आप देख लो कि आपका रिसोर्स कहाँ से कहाँ तक आ गया है और आपकी पॉपुलेशन कैसे गई है। सिमिलरली एनर्जी वाला मैं एक मिस कर गई बीच में, एनर्जी की नीड्स ग्रोइंग पॉपुलेशन की पूरे करने के लिए सर्कुलर डेट के एग्जांपल आपके सामने ही हैं, ठीक है, जिसका आपको सबको खमियाजा भुगतना पड़ता है एनर्जी नीड्स को लेकर। तो ये जो एनर्जी नीड्स हैं और आपका जो वाटर का एक प्रॉब्लम है, ये दोनों मैं लिखना भूल गई थी, इसलिए मैंने अब दोबारा आपको बता दी कि ये पॉइंट्स भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं। अब इसको काउंटर एक चीज़ हमने बता दिया कि पॉलिसी डायलेमा है, उसके कोई हल भी तो बताने हैं ना। ब्राइडल कैसे करना है इसको कैसे थामना है, इसको रोकना कैसे, इसको चेक कैसे करना है। अब सबसे पहले तो जी आपने जो आपकी स्टीरियोटिपिकल नॉर्म्स हैं, कल्चरल जो वैल्यूज़ आपने बना दिया कि हमारी कल्चरल वैल्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसने कहा है कि स्मॉल फैमिली प्रमोशन की जाए, चाहे गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना ले। और फिर देखिए किसकी क्या बात आ गई, पॉलिसी की आ गई ना बात। अगर आप पॉलिसी के वर्ड से परेशान हुए थे तो टैक्स रिबेट की भी क्या बनाएगी, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी ना, ठीक है। चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी जो 2016 तक चली थी, ठीक है, 1998 से लेकर वन चाइल्ड पॉलिसी 2016 तक चली थी। तो यहाँ पे भी क्या बनाना है, टैक्स रिबेट्स, माफ़ी देनी है आपको, टैक्स में छूट देनी है, किस बेस पे देनी है, अगर आपकी फैमिली का साइज़ छोटा है, ठीक है। तो पॉलिसी बनाएगी ना गवर्नमेंट। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये वाले फैक्टर्स पॉलिसी बनाने में प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब आप ये वाली चीज़ें करो तो आपके लिए क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। नंबर 1 हमने बता दिया। नंबर 2 आपने क्या करना है, क्लियर पॉलिसी मेकिंग बैक्ड बाय नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन, जो कि हम नहीं बना पाते, ठीक है। मिनिस्ट्री हुआ करती थी पॉपुलेशन को डील करने के लिए, वो भी हमने जो थी वो कुछ ऐसे हमारे एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट थे, उनके डर से हमने उसको भी अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। एग्जांपल आप अपने जैसे मुस्लिम कंट्रीज़ के ले लो, बांग्लादेश ने कैसे किया, इंडोनेशिया ने कैसे किया, ईरान ने कैसे किया पॉपुलेशन को कंट्रोल, ठीक है। अब उन्होंने कैसे, उन्होंने रिलीजियस स्कॉलर्स जो थे ना उनको बीच में लेकर आए कि भाई आप आए, आपकी हेल्प की ज़रूरत है, लोग आपको सुनेंगे। बांग्लादेश में भी ऐसे ही हुआ, इंडोनेशिया में भी ऐसे ही हुआ, ठीक है। तो मस्जिद के मेंबर से उन्होंने द आइडिया ऑफ स्मॉल फैमिली वाज प्रोपेगेटेड, ठीक है, मस्जिद के मेंबर से ये चीज़ हुई। उसके बाद जी विमेन को एम्पावर करें, इकोनॉमिक इंक्लूजन उनका यकीनी बनाएं, ठीक है। चाइल्ड मैरिजेज़, फोर्स मैरिजेज़, इनको ज़रा कम करें, ठीक है। और उनको जो है जॉब मार्केट में लेकर आएँ, उनको एजुकेट करें, छोटी फैमिली को। फिर NFC अवार्ड का जो क्राइटेरिया है ना, इट शुड बी बियॉन्ड, मतलब ठीक है पॉपुलेशन, बट
ऐसा ना हो कि लोग इसी को लालच बना लें कि चलो आबादी ज़्यादा होगी तो पैसे ज़्यादा आएंगे हमारे हिस्से में। तो इसको थोड़ा सा रिकन्सिडरेशन की तरफ जाना चाहिए। कैसे रिकन्सिडरेशन करना है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। दूसरे फैक्टर भी, मतलब आपकी इनकम कितनी जनरेट हो रही है, आपकी पावर्टी कितनी कम हुई है, इन चीज़ों को भी तो देखा जाए ना। फिर स्किल डेवलपमेंट में जनरेशन की जो है वो उनको जो आपकी अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको स्किल सिखाएं, ठीक है, ताकि प्रोडक्टिविटी से आपकी इकॉनमी को इन अ वे अदर वे फ़ायदा हो, ठीक है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए अपने मैक्सिमाइज़ करने के लिए, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का, ठीक है। जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई काम कर सकते हैं वहाँ आप उसको इनकॉर्पोरेट करें अपनी पॉलिसी मेकिंग में, इससे आप फ़ायदा उठाएं। तो ये था जी आपका टॉपिक। ये आपको समझाना सिर्फ यही था कि जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में चले जाते हैं तो आपको ये ट्रस्ट होना चाहिए कि आपको ऐसे का स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। अभी ऐसे का स्ट्रक्चर आपको आता है, आप टॉपिक इंटरप्रेट कर लोगे, टॉपिक इंटरप्रेट करना भी आपको आता है, एजुकेट भी आपने ख़ुद को किया हुआ है बहुत से टॉपिक के ऊपर। आपका जो एक्सप्रेशन है वो भी माशाल्लाह से फ्लॉलेस है, लिखना आता है, वर्ड सीखे लेते हो, फ्लॉलेस है। ऐसे के पेपर में कोहेरेंस मेंटेन कर लेती हो, क्लैरिटी को समझती हो, ठीक है। ये चीज़ें सीखें। कोई टीचर पढ़ाता भी है, एवेल्यूएट भी करवाती हो, तो इन चीज़ों पे फोकस करें, ना कि इस चीज़ पे फोकस करें कि एक दिन पहले 2 दिन पहले स्टूडेंट्स कह रहे थे गेस बता दें, वाई गेस, ठीक है। तो ये चीज़ें करें, उसके बाद जो भी चीज़ें आएंगी आपको पेपर में आप उनको होपफुली समझ लोगे। जी थैंक यू सो मच।